Hello students, this is our fourth chapter, molecular basis of inheritance. In the previous video we have started DNA replication and in between we have stopped it. So first मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ उसके बारे में जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़े. DNA रेप्लिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. मशीनरी एंड एंजाइम से हम लोग स्टार्ट किया था. फिर उसके बाद डीएनए एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस है. हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि डीएनए एक कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस है दैट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ एंजाइम. अब ये कौन कौन से एंजाइम थे और प्रोटीन फैक्टर, मेटल, आयन्स, ये सब अभी हम लोग पढ़ने वाले थे. ये सब हम लोग पढ़ चुके. दिस इज़ अ रिविजन पार्ट. तो हम लोग ने देखा कि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज, स्टोपो, आइसोमरेज और हेलिकेज ये सारे एंजाइम्स थे जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं. देन उसके बाद हम लोग ने देखा कि सबसे मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज और ये मेन एंजाइम है जो कि विच टेक पार्ट्स इन कंबाइनिंग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स. और इसके 3 मेन टाइप्स थे दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3. ओके स्टूडेंट्स. देन उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़े कि इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं एंड इसका प्राइमरली फंक्शन है कि ये डीएनए रिपेयर में काम करता है. उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट डीएनए पॉलीमरेज. तो डीएनए पॉलीमरेज के भी 5 अलग टाइप थे. पॉलीमरेज अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. फिर उनके अलग अलग फंक्शन. अल्फ़ा का था इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, पॉलीमरेज बीटा का था डीएनए रिपेयर, पॉलीमरेज गामा का था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपेयर, डेल्टा का था रेप्लिकेशन एक्टिविटी एंड लास्ट में उसका था पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ हीला सेल्स. देन स्टूडेंट्स हम लोग आए सेकंड पे. तो जब हम लोग पढ़े डीएनए लाइगेज के बारे में और ये एंजाइम का काम क्या होता है, इट जॉइंस न्यूली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे डीएनए के उसको जॉइन करने का काम किसका था, डीएनए लाइगेज का. और ये जो डीएनए लाइगेज है वो खुराना ने डिस्कवर किया था. देन रेप्लिकेशन मैकेनिज़्म हम लोग स्टार्ट किए. तो रेप्लिकेशन मैकेनिज़्म में हम लोग ने ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले थे. कौन कौन सी थी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, देन बेस पेयरिंग, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन और लास्टली प्रूफ रीडिंग. तो अभी हम लोग जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि उसका रेप्लिकेशन का ओरिजिन कैसे हुआ. फिर हम लोग ने पढ़े कि इट्स बिगिंस एट अ पर्टिकुलर स्पॉट एंड इट इज़ कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओराई. ओके स्टूडेंट्स. देन सिंगल रेप्लिकेटिंग यूनिट में अगर होता है तो उसे रेप्लिकॉन बोलते हैं. और अगर मल्टी बहुत ज़्यादा यूकैरियोट्स में हो रहा है तो उसको मल्टी रेप्लिकॉनिक बोलते हैं. देन एक्टिवेशन, अब मतलब इनको एक्टिवेट भी करना पड़ता है. तो ये पहले कौन से फॉर्म में होते हैं, पहले ये लोग मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं. कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, DAMP, DGMP, DCMP, DTMP. DAMP क्या है, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. DGMP क्या है, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट. DCMP क्या है, डीऑक्सी साइटिनाइन मोनोफॉस्फेट. और DDMP वैसे ही डीऑक्सी थाइमिडाइन मोनोफॉस्फेट. अब जब इनको एक्टिव करना होता है तो इनको फॉस्फोरिलेटेड ग्रुप के साथ कंबाइन करते हैं. तो फिर ये इनका रिएक्शन हो जाता है ये कि DAMP जब DGMP, DCMP और DTMP जब फॉस्फोरलाइज और एनर्जी मिलती है तो वो DATP, DGTP,
DCTP और DTTP के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ अब इसके आगे हमें पढ़ना है कि एक्टिवेशन कैसे होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। तो ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है ये ट्राइफॉस्फेट्स है एंड इट्स सर्व डुअल प्रोसेस। ओके, मतलब कितने प्रोसेस? 2 प्रोसेस। In addition to acting as substrates, they provide energy for polymerization reaction. Then students, इसके बाद exposure of parent DNA strand, जो एंजाइम हेलिकेस होता है, ओके ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नीट ऑल्सो। इसका एक और नाम है अनवाइंडेस। ओके, it acts over the urai site and unwinds the 2 strands of DNA by destroying hydrogen bond. ये क्वेश्चन नीट में भी आता है कि हेलिकेस का काम क्या होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं, जो 2 स्ट्रैंड्स बने हैं, उन्हें पहले बीच में से अलग करने का काम होता है हेलिकेस का। ओके, देन यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे वाई शेप का स्ट्रक्चर। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इनटू 2 स्ट्रैंड result in the formation of Y-shaped structure called replication fork या फिर उसको Y fork बोलते हैं। यहाँ पे 3 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम। ये जब अलग होना स्टार्ट होते हैं तो ये Y शेप के स्ट्रक्चर में हो जाते हैं। अनवाइंडिंग हो रहा है डीएनए मॉलिक्यूल का। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है? यहाँ पे एंजाइम हेलिकेस काम करता है। देन एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। अब यहाँ पे भी 2-3 एंजाइम एकदम ध्यान से सुनना। द एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करता है? जो एक्सपोर्ट सिंगल सेल है, जो सिंगल स्ट्रैंड है, सॉरी स्टूडेंट, सेल नहीं स्ट्रैंड, जो एक्सपोज्ड सिंगल स्ट्रैंड है उसको स्टेबलाइज करने का काम किसका है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSBP। Due to unbinding, a supercoiling gets developed on the end of DNA opposite to replicating fork. Okay, then the tension is released by enzyme topoisomerase. This is important कि ये जो टेंशन बनती है इसके जगह में, ये जो टेंशन बन रही है यहाँ पे अनवाइंड होने के टाइम पे, तो ये टेंशन रिलीज कौन करता है? टोपोआइसोमरेज। एंड इन प्रोकैरियोट्स डीएनए गायरेज हैज टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोपोआइसोमरेज का काम क्या होता है कि वो जो टेंशन बनती है अनवाइंडिंग के टाइम पे, तब ये टेंशन को रिलीज़ करने का काम होता है टोपोआइसोमरेज का। ओके, एंड जो एक्सपोज सिंगल स्ट्रैंड्स है वो स्टैब्लिश होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि SSBP कहाँ है और कैसे स्टेबलाइज्ड कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ है और वो कैसे एक सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कर रहा है जो कि एक्सपोज्ड है। और टोपोआइसोमरेज कहाँ पे है? जहाँ पे टेंशन आ रहा है उस टेंशन को रिलीज़ करने के लिए होता है टोपोआइसोमरेज। देन अब फंक्शन क्या होता है RNA प्राइमर का? प्राइमर का आप लोग ने पीछे फंक्शन देखा नहीं, पहले आप लोग ये देख लो कि वो है क्या। It is 4 to 12 nucleotides long. RNA primer function as 5 end of a new strand to be synthesized. It provides 3 OH group for joining of DNA nucleotides. ये कितने ग्रुप को ज्वाइन करता है? 3 OH ग्रुप को,
जॉइन करता है फॉर डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए प्राइमर का फंक्शन होता है एज 5 प्राइम एंड ऑफ द न्यू स्ट्रैंड टू बी सिंथेसाइज, और ये 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। यहाँ पे बनता है आरएनए प्राइमर। दिख गया स्टूडेंट्स ये डायग्राम में। देन अब आता है बेस पेयरिंग। तो टू सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड इन द एरा ऑफ रेप्लिकेशन फोक नाउ फंक्शन। अब जो दो डीएनए सेपरेट हुए, सेपरेट होने का प्रोसेस अभी समझा ना। आरएनए प्राइमर क्या करता है, वो जो 2-3 OH ग्रुप को जॉइन करता है ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, और जॉइन करके इन्हें अलग कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग अलग हो गए। अब अब हमारा कौन सा ग्रुप आ रहा है, बेस पेयरिंग आ रहा है। तो अब ये जो दो सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड थे, इन द एरिया ऑफ रेप्लिकेशन 4, अब ये लोग फंक्शन करेंगे। नाउ फंक्शन, देयर नाइट्रोजन बेस अट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। अभी हम लोग ने पहले पढ़ा था कि वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो क्या अट्रैक्ट, ये यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड को। देन जब अट्रैक्ट करते हैं तो DATP, it is opposite to T, then DTTP opposite to A, DCTP opposite to G and DGTP opposite C। मतलब A अट्रैक्ट कर रहा है T को, T अट्रैक्ट कर रहा है A को, C अट्रैक्ट कर रहा है G को, और G अट्रैक्ट कर रहा है C को। फिर ये जो एंजाइम पायरोफॉस्फेटेस होता है, it removes 2 phosphate from 5 phosphो, एक मिनट, जो एंजाइम पायरोफॉस्फेटेस होता है वो रिमूव करता है ये दोनों फॉस्फेट को। ओके, जो पहले जॉइन हुए थे, हम लोग ने पहले पढ़े थे ना, फॉस्फोरलाइज होके ये जो फॉस्फेट थे वो जॉइन हुए थे। पर यहाँ पे ये रिमूव हो गए फ्रॉम phosphorylated nucleotides and change them into monophosphate state। अब यहाँ पे क्या होता है, जब चेंज हो गया तब it releases energy which is used in building hydrogen bonds। अब ये जो एनर्जी थी जो के हाइड्रोजन बॉन्ड को रिलीज़ कर रही थी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी थी जो कि रिलीज़ कर रही थी, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को बिल्ड करने में एनर्जी यूज़ हो रही थी, अब ये यहाँ पे वो एनर्जी रिलीज़ हो गई, फॉस्फेट ग्रुप भी हट गया। तो अब ये ऐसा हो जाएगा कि DATP, DGTP, DCTP, DTTP, ये तीनों, ये चारों जब पायरोफॉस्फेटेस हो गए तो ये लोगों का रिएक्शन इस तरीके से होगा कि DATP पायरोफॉस्फेटेस होने के बाद DAMP प्लस 2 फॉस्फेट प्लस एनर्जी, वैसे ही DGTP पायरोफॉस्फेटेस होने के बाद DGMP प्लस 2 फॉस्फेट प्लस एनर्जी, वैसे ही DCTP और DTTP का भी हो जाएगा। देन ये हो गया अपना बेस पेयरिंग। अब नेक्स्ट है न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन। अब ये स्ट्रैंड नया कैसे बनता है। ओके, इट रिक्वायर्स DNA polymerase 3 in prokaryotes and polymerase gamma by epsilon in eukaryotes। DNA polymerase 3 is a complex enzyme having 7 subunits
In the presence of magnesium, ATP, TPP, and DNA polymerase 3, the adjacent nucleotide found attached to nitrogen bases of each template DNA strand establish phosphodiester bond and get linked to form replicated DNA strand. क्लियर स्टूडेंट्स कि जो अब न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 के पास कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं, कितने सब यूनिट उसके कितने होते हैं, 7 होते हैं। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, एटीपी, टीपीपी एंड डीएनए पॉलीमरेज 3, मतलब ये सारी चीज़ों के प्रेजेंस में ये सब चीज़ें हो रही है। तो जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड थे एक दूसरे के सामने, जो न्यूक्लियोटाइड थे, अब ये लोग अटैच्ड हो जाएंगे टू हाइड्रोजन बेसिस ऑफ ईच टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड एंड इस्टेब्लिश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बन रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी याद रखना है। And then get linked to form replicated DNA strand। अब ये लोग यहाँ पे replicated DNA strand जो है फॉर्म करते हैं किन किन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम, एटीपी, टीटीपी, डीएनए पॉलीमरेज 3, and it requires DNA polymerase 3 in prokaryotes and eukaryotes and polymerase in eukaryotes and complex enzyme है polymerase 3 and उसके 7 सब units है। ओके एंड वो लोग कौन सा बॉन्ड स्टेब्लिश करते, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सबसे मेन इसका बॉन्ड है। देन अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला ये अपन को एक के बाद एक बताएगा। फर्स्ट में देखो 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम का पोजीशन कैसा है, अल्टरनेट है। उसके बाद टोपो आइसोमरेस एसएसबीपी हेलिकेस किधर है और एसएसबीपी फिर किधर है, और आरएनए प्राइमर कैसे अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के। क्लियर। देन ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है, ये जो डीएनए जो है जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है अपना आरएनए प्राइमर, तो उस जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देन इधर लीडिंग स्ट्रैंड कैसे अंदर जा रहा है और एक होता है लेगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो कि सीधा है और लेगिंग स्ट्रैंड जो कि टुकड़ों में बटा हुआ है। ओके, अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद न्यू स्ट्रैंड बनता है और पेरेंटल स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड कैसे बनता है वो भी देखो। डॉटर डीएनए डबल स्ट्रैंड, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या मेन था यहाँ पे, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, हेलिकेस, एसएसबीपी, टोपो आइसोमरेस, ये सारी चीज़ें मेन है। और आरएनए प्राइमर का अपन को उसका डायग्राम देख लो। नाउ अब न्यू स्ट्रैंड जब बना तो और क्या क्या चीज़ें होती, एज रेप्लिकेशन प्रोसीड न्यू एरियाज ऑफ पेरेंट डीएनए duplex, unwind and separate to so that replication proceeds rapidly। जो रेप्लिकेशन आगे बढ़ता है तो जो न्यू पेरेंट होते हैं डीएनए के डुप्लेक्स के, वो लोग अपने आप को अनवाइंड करते हैं एंड इसकी वजह से क्या होता है, ये सेपरेट करता है, रेप्लिकेशन प्रोसीड्स रैपिडली। फिर आरएनए प्राइमर जो होता है इज़ रिमूव्ड एंड द गैप फिल्ड विथ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बाय मीन्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए प्राइमर रिमूव हो और वहाँ पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आ रहा है। फिर उसके बाद जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं।
सो द टू टेम्पलेट प्रोवाइड डिफरेंट एंड फॉर रेप्लिकेशन। ये तो उनको पता ही है कि एक जगह 3 है तो दूसरी जगह उसी के अपोजिट क्या होगा 5। वैसे ही नीचे एक जगह 5 है तो उसके अपोजिट क्या होगा 3 होगा। देन रेप्लिकेशन ओवर द टू टेम्पलेट प्रोसीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर उसके बाद वन स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 3 5 forms its complementary strand continuously because 3 end of the ladder is always open for elongation. Okay, ये चीज़ important ये line कि 3 end of the ladder is always open for elongation and it is also called leading strand. ये दोनों leading strand और lagging strand के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। फिर एक था ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट मैंने बताई थी। तो रेप्लिकेशन इज़ डिसकंटिन्यूअस ऑन द अदर टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम बिकॉज ओनली अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड कैन बी बिल्ड इन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम डायरेक्शन। कि 5 प्राइम और 3 प्राइम के डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रैंड बनता है? Only a short segment of DNA strand can be built here. फिर उसके बाद ये जो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ईच ऑफ देम हैज़ 1000 to 2000 in prokaryotes and 100 to 200 in यूकैरियोट्स। याद रखना है। ओके, ये है ओकाज़ाकी, ये है अपना ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। फिर ये न्यू स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है। ओके, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। देन उसके बाद वापस से हम लोग एक बार ये देखना है हमें कि जो आरएनए प्राइमर है is also required every time a new Okazaki fragment is to be built. RNA primer जितने बार ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बिल्ड होगा नया तो RNA प्राइमर भी रिक्वायर्ड होगा। ओके, देन after replacing RNA primer with deoxyribonucleotide and their polymerization, Okazaki fragments are joined together by the means of enzyme DNA ligase. ligase का मतलब ही होता है जुड़ना। ओके, तो जैसे हम लोग ने पहले देखा कि वो पॉलीमराइजेशन हो गया उसका, तो ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है वो एक दूसरे को जॉइन कर देते बाय द मीन्स ऑफ एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए लाइगेस। नाउ जो डीएनए स्ट्रैंड था वो बिल्ड करता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट एंड इट इज़ कॉल्ड लेगिंग स्ट्रैंड। ओके, वैसे हम लोग ये पीछे एक और स्ट्रैंड के बारे में पढ़े थे, लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में, कि 3 end of the ladder is always open for elongation and it is called leading strand। वैसे अभी हम लोग लेगिंग स्ट्रैंड के बारे में क्या पढ़े कि DNA strand up of DNA strand build-up of Okazaki fragment is called lagging strand. As one strand grows continuously while the other strand is formed discontinuously, DNA replication is semi discontinuous। क्योंकि क्या होता है, एक स्ट्रैंड ग्रो करता है कंटिन्यूसली और दूसरा स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली फॉर्म होता है। तो इसके लिए डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो सेमी डिसकंटिन्यूस है, मतलब कभी कंटिन्यूस होता है कभी डिसकंटिन्यूस होता है, इसलिए हम लोग ने उसका नाम दिए सेमी। अब आता है लीडिंग स्ट्रैंड एंड लेगिंग स्ट्रैंड।
नाउ स्टूडेंट्स, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लेगिंग स्ट्रैंड. मैंने पहले बोला था कि हम लोग इसके बारे में अभी पढ़ने वाले, बाद में पढ़ने वाले. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड व्हाट इज लेगिंग स्ट्रैंड. Leading strand, it is a replicated strand of DNA which grows continuously without any gap. लीड कर रहा है, वर्ड से याद रखना है, वर्ड इज लीडिंग. तो ऐसा डीएनए जो एकदम सीधा था वो हो गया हमारा लीडिंग स्ट्रैंड. और लेगिंग स्ट्रैंड क्या है? इट इज़ अ रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए which is formed in short segments called Okazaki fragment. Its growth is continuous. और जो ये वाले स्ट्रैंड थे हम लोग ने पीछे डायग्राम में देखे थे. ओके, आई विल गो बैक अगेन. ये है अपना लीडिंग स्ट्रैंड और ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं ये है लेगिंग स्ट्रैंड. और ये लेगिंग स्ट्रैंड के जो फ्रेगमेंट है उसे बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. देन फिर इट डज नॉट रिक्वायर डीएनए लाइगेज फॉर इट्स ग्रोथ. एंड लेगिंग स्ट्रैंड में क्या है? डीएनए लाइगेज इज रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट. लाइगेज का काम क्या होता है? जॉइनिंग का. उसका मतलब होता है टू जॉइन. तो डीएनए लाइगेज इज रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ओके. Then third point, the direction of growth of a leading strand is 5' and 3', and the direction of growth of a lagging strand is 3' to 5'. Though in each Okazaki fragment it is 5' to 3', but फिर भी इसका डायरेक्शन क्या होगा? 3' to 5'. क्लियर? ये डायरेक्शन वाला पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. MCQs भी आते हैं इसके. देन फोर्थ पॉइंट है हमारा ओनली. लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है? ओनली सिंगल आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे सिर्फ एक आरएनए प्राइमर चाहिए. और लेगिंग स्ट्रैंड में स्टार्टिंग ऑफ ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट रिक्वायर्स अ न्यू आरएनए. मतलब यहाँ पे जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं या फिर स्टार्ट होते हैं तो हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए एक नया आरएनए चाहिए. और लीडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ एक सिंगल आरएनए प्राइमर इज़ इनफ एंड इज़ इनफ फॉर देयर ग्रोथ. देन फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड इज़ क्वाइट रैपिड. यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ लेगिंग स्ट्रैंड इज़ स्लोअर. लेगिंग स्ट्रैंड के जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू लीडिंग स्ट्रैंड. लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन इज़ क्वाइट रैपिड. देन इट्स टेम्पलेट ओपन्स इन 3' to 5' डायरेक्शन. और यहाँ पे लेगिंग स्ट्रैंड का टेम्पलेट ओपन होता है इन 5' to 3' डायरेक्शन, अपोजिट में. देन formation of leading strand begins immediately at the beginning of replication. मतलब जैसे ही लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन बिगिन होता है तो इमीडिएटली कब होता है? जब रेप्लिकेशन का भी बिगिनिंग होता है. ओके. फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड बिगिन्स इमीडिएटली एट द बिगिनिंग ऑफ रेप्लिकेशन. एंड यहाँ पे लेगिंग स्ट्रैंड में formation of lagging strand begin a bit later than that of leading strand. जैसे कि हम लोग ने ऊपर ही पढ़ चुके कि इसका फॉर्मेशन काफ़ी स्लोअर है. ओके. देन अब एक लास्ट स्टेप हम लोग पढ़ने वाले थे, प्रूफ रीडिंग. तो लेट्स ये प्रूफ रीडिंग होता क्या है. A wrong base is sometimes introduced during replication. The frequency is 1 in 10,000. Okay? Wrong base की frequency कितनी है? 1 in 10,000. And DNA polymerase 3 is able to sense the same. It goes back, removes the wrong base,
allows addition of proper base and then proceed forward. एक अगर रॉन्ग बेस आ भी गया तो भी उसे करेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी है हमारे डीएनए में। वो क्या करेगा, अगर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो सेंस करता है कि कहाँ पे रॉन्ग बेस अटैच्ड हो रहा है, और ऐसा सिर्फ 10,000 में सिर्फ एक बार होता है, बट वो एक बार की भी गलती वो अलाउड नहीं करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इट इज़ एबल टू सेंस द सेम। वो क्या करता है, इट गोज़ बैक, रिमूव्स द रॉन्ग बेस, allows addition of proper base and then proceed further or forward. Then DNA polymerase 3 जो है is unable to distinguish uracil from thymine, okay, so that it is often incorporated in place of thymine. Then DNA polymerase 1 removes the mismatched or wrong nucleotides if present and synthesize a correct replacement by using the intact strand as template. समझ रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज की क्या एक प्रॉब्लम है कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है यूरासिल और थाइमीन में, सो दैट इट इज़ ऑफ्टेन इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लेस ऑफ थाइमीन। फिर उसके वजह से डीएनए पॉलीमरेज 1 है, इट रिमूव्स, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 रिमूव करता है मिसमैच्ड और रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स को, क्योंकि थाइमीन और यूरासिल क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। इफ़ प्रेजेंट एंड सिंथेसाइज अ करेक्ट रिप्लेसमेंट बाय यूजिंग द इंटेक्ट स्ट्रैंड एज टेम्पलेट। फिर उसके बाद जो न्यूली फॉर्म्ड सेगमेंट होते हैं इज सील्ड बाय डीएनए लाइगेज। दिस इज़ अ क्वेश्चन। जो न्यूली फॉर्म्ड सेगमेंट है, अब जो न्यूली फॉर्म्ड सेगमेंट बन गया है वो सील कैसे होता है, बाय अगेन डीएनए लाइगेज। देन अब प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक क्या करता है, इट अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोटिक कहाँ हो रहा है, इट अकर्स द न्यूक्लियस, एवरीवन नोज दिस। Then in prokaryotic DNA replication there is single origin of replication, और यूकैरियोटिक में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आर न्यूमरस। हम लोग ने पढ़ चुके, इसको मल्टी रेप्लिकॉन भी बोलते हैं। देन डीएनए पॉलीमरेज 3 कैरीज आउट बोथ इनिशिएशन एंड इलोंगेशन। मतलब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है यही अकेला इनिशिएशन भी करता है और इलोंगेशन भी करता है, बट यूकैरियोटिक में क्या होता है, इनिशिएशन इज कैरीड आउट बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा while elongation is carried out by DNA polymerase delta and epsilon. ओके मतलब हमारे पास यूकैरियोटिक में टाइप्स थे 5, तो वो 5 के जो लास्ट के नीचे के 2 है वो कर रहे हैं। देन DNA रिपेयर एंड गैप फिलिंग इज डन बाय DNA पॉलीमरेज 1, और यहाँ पे यूकैरियोट्स में द सेम मीन्स DNA repair and gap filling is performed by DNA polymerase beta. Okay, then prokaryotic DNA replication और eukaryotic DNA replication का ये कंटिन्यू पार्ट है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो RNA प्राइमर है इज़ रिमूव्ड बाय DNA polymerase 1, और यूकैरियोटिक में ये RNA प्राइमर इज़ रिमूव्ड बाय DNA पॉलीमरेज बीटा। RNA प्राइमर प्रोकैरियोटिक में कौन रिमूव कर रहा है, DNA पॉलीमरेज 1, और RNA प्राइमर यूकैरियोटिक में इट इज़ रिमूव्ड बाय DNA पॉलीमरेज बीटा। अब यहाँ पे हम लोग ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक्स में
Okazaki fragments are large, 1000 to 2000 nucleotides long. Okay? और यूकैरियोटिक में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर शॉर्ट एंड 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग. ओके, ये चीज़ रिमेंबर. देन प्रोकैरियोटिक में रेप्लिकेशन कैसे होता है? इट इज़ वेरी रैपिड, सम 2000 BP per second. और यूकैरियोटिक में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? रेप्लिकेशन इज स्लो, सम 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड. ओके, यहाँ पे रेप्लिकेशन रैपिड हो रहा है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन स्लो होता है. फिर डीएनए गैरेज इज़ नीडेड, डीएनए गायरेज इज़ नॉट नीडेड. प्रोकैरियोटिक में गायरेज की ज़रूरत है, यहाँ पे यूकैरियोटिक में गायरेज इज़ नॉट नीडेड. देन अब यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विथ जीन. तब यहाँ पे हम लोग इधर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीन से स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.